हेलो बच्चों। आज हम जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, क्या है कि जैसे लाइट को हम जो है एज अ वेव ट्रीट करते हैं कि भाई लाइट क्या है। कोई आपसे पूछे लाइट क्या है तो आप कहोगे कि लाइट जो है कभी बहुत ढेर सारे वेव फिनोमेना जो होते हैं या जो ऐसी चीजें होती है जो वेव की प्रॉपर्टीज होती है उसको लाइट शो करता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि भाई बहुत छोटा सा होल हो तो उसमें से जब कोई वेव पास करती है, ऑल्दो थोड़ा वेवलेंथ और साइज कंपेरेबल होनी चाहिए। कोई बहुत ही छोटा सा होल हो और उसमें से कोई वेव पास करती है तो उस होल से वेव की बेंडिंग हो जाती है, मतलब स्ट्रेट लाइन में जाके वो डिफ्रैक्ट कर जाती है, फैल जाती है, ऐसा ऐसा समझ सकते हैं। तो ये जो फिनोमेना है, ये जो चीज देखी गई है, ये वेव में देखी गई है। ठीक है, तो लाइट इस चीज को शो करता है। ठीक है, दूसरा जो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हमने देखा था कि साउंड में हमने पढ़ा था कि भाई जब दो वेव इंटरफेयर करती है तो 2+2 जो है हमारा 4 नहीं होते और ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, आपको शायद याद हो। ठीक है, तो ये इंटरफेरेंस भी जो है वेव की प्रॉपर्टी है, लाइट इसको भी शो करता है। इसका मतलब लाइट जो है हम कह सकते हैं कि लाइट जो है वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है, या लाइट जो है एक वेव है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, बात यही खत्म नहीं होती। पूरी मॉडर्न फिजिक्स हमारा दूसरी चीज बताता है, दूसरी चीज बताता है कि भाई लाइट जो है पार्टिकल। तो एक पार्टिकल नहीं, मतलब लाइट कंटिन्यूअस एनर्जी के फॉर्म ना होके छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में होती है, मतलब पार्टिकल फॉर्म में होती है। ठीक है, तो जो भी चीज पार्टिकल है वो जो है हमारा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं है, या पार्टिकल इस चीज को, इस फिनोमेना को शो नहीं करते। लेकिन लाइट वेव नेचर, लाइट का जो वेव नेचर है वो जो है इंटरफेरेंस शो करता है, वो डिफ्रैक्शन शो करता है। और लाइट का पार्टिकल नेचर होता है जो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे कि वो पूरी चीजों को एक्सप्लेन करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताएगा और भी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो लाइट जो डुअल कैरेक्टर का है। अभी आपसे कोई पूछे लाइट क्या होता है तो आप कहोगे लाइट जो है समटाइम्स जो है बिहेव्स एज अ पार्टिकल एंड समटाइम बिहेव्स एज अ वेव। तो वेव भी है, कभी कभी वेव की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है और कभी कभी जो पार्टिकल की प्रॉपर्टी। तो डुअल कैरेक्टर होता है, हम बता नहीं सकते लाइट वेव है कि पार्टिकल है, दोनों ही चीजें वो शो करता है। ठीक है, अभी हम मॉडर्न फिजिक्स में एक बात आप दिमाग में रखिएगा कि ये जो टॉपिक है, जो पूरा टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही इजी होता है, बहुत स्कोरिंग होता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी है और इसका मतलब इसको ध्यान से पढ़ना है, सिंपल भी बहुत होता है। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? पहली चीज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मेटल सरफेस है, तो एक मेटल का ये सरफेस है, तो मेटल सरफेस या फिर कोई कंडक्टर है। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है हमें पता है, कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्रीली वांडर करते हैं इनसाइड द सरफेस या इनसाइड द बॉडी ऑफ मेटल। तो ये बाहर नहीं निकलते, यहीं पर फ्रीली कंडक्टर के अंदर मूव करते रहते हैं। तो अगर इनको बाहर निकालना है तो ऑटोमेटिकली तो ये बाहर नहीं निकल जाएंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन अपने आप ही इजेक्ट हो जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये बाहर नहीं निकलते। अगर इनको बाहर निकालना है तो इनको कुछ देना पड़ता है, बोल तो कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो कुछ एनर्जी अगर हम खर्च करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी जो हम खर्च करते हैं भाई, ये जैसे कॉपर का है या निकल का है या आयरन का है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। तो इस एनर्जी को हम जो है एक वर्ड देते हैं वर्क फंक्शन। तो हम बोलते हैं क्या, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। इसका मतलब ही है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन हम क्या समझते हैं कि भाई कॉपर का वर्क फंक्शन इतना है, ठीक है, निकल का वर्क फंक्शन इतना है, ठीक है, और भी कोई मेटल हो उसका वर्क फंक्शन इतना है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी भी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो एनर्जी नीडेड या एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्केल, minimum amount of energy required for an electron to escape from surface of metal is called work function of metal, is called work function। ठीक है, तो एक जानकारी टाइप की है, आप समझ लीजिए वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है। एक किसी मेटल के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए होगी उसको बोलेंगे वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये वर्क फंक्शन की जो यूनिट होती है, वर्क फंक्शन तो एनर्जी है, लिखा है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी।
लेकिन एनर्जी को अगर हम जूल में लिखेंगे तो बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी। तो जनरली यहाँ पर जो यूनिट यूज करते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं। तो आपको दिमाग रखना है कि भाई यहाँ पर जो भी, जैसे कहेंगे कॉपर का वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कि कॉपर के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ एनर्जी का टर्म यूज करते हैं, या फिर कहो कि जो यूनिट होती है एनर्जी जूल, उसका बहुत ही छोटा सा पार्ट यूज करते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दिमाग में रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना होता है। और जनरली यहाँ पर इसी फॉर्मेट रहेगा, जैसे मैंने बताया कॉपर का वर्क फंक्शन कितना है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या आयरन का वर्क फंक्शन कितना है तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चीजें लेके आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कितना है ये जानना जरूरी है आपको, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि भाई ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो ये आयरन के लिए सेम नहीं हो सकती। आयरन के लिए अलग होगी, कॉपर के अलग होगी, और कोई मटेरियल लेंगे उसके अलग होगी। तो डिफरेंट मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे बाउंडेड है या इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मेटल से अटैच्ड है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है मटीरियल। तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल जो डिपेंड करता है मटीरियल, तो मटीरियल होगा। दूसरा डिपेंड करता है फिनिशिंग पे, क्योंकि नेचर जो है सरफेस की फिनिशिंग कैसे है, पॉलिश्ड है, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ज्यादा ब्लैक है। तो ये दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस, ठीक है। तो एक ऐसा मान लीजिए कि एक नई चीज हमने पढ़ी है, एक नया टर्म हमने सीखा है, उस टर्म को बोलते हैं वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन मतलब क्या लिखा हुआ है, होपफुली आपको समझ आ गया, ठीक है। अभी हम पढ़ के रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने समझा क्या कि भाई ये जो पढ़ा हमने, ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। लेकिन वो एनर्जी किस तरीके से दी जाए, भाई कैसे इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, बहुत जगह पढ़ा है। भाई किसी अगर कंडक्टर से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, कैसे निकालोगे, तो बहुत तरीके हमारे पास निकालने के। कि भाई हमने क्या किया, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था कि भाई कंडक्टर को आप रब करिए तो जो इससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकते हैं, ठीक है। या किसी को फ्री इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेटालिक जो भी मेटल हो, जैसे कार, मूविंग कार है, तो मूविंग कार का जो सरफेस होता है वो कंडक्टर हो गया, मेटल का है। तो जब वो कार चलती है तो एयर के फ्रिक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है इमिट आउट हो जाए, तो कुछ गाड़ी चार्ज हो जाती है। तो गाड़ी चार्ज हो जाती है जब आप गाड़ी का डोर पकड़ते हो और किसी लोहे की चीज को टच करते हो, तो आपके थ्रू वो चार्ज डिस्चार्ज होता है, आपको शॉक लगता है, ऐसा फील किया होगा आपने। तो भाई बड़ा आसान है इलेक्ट्रॉन निकलना, वो एनर्जी देना बड़ा आसान है, बहुत कम एनर्जी की जरूरत भी होती है। तो इस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो एनर्जी हम देते हैं, किस तरीके से दे सकते हैं, तो हम कह सकते हैं भाई बहुत तरीके हैं। भाई आप कर सकते हैं बाय रबिंग, आप रब कर लीजिए, बाय रबिंग आप किसी तरीके से उसको घिसिए, घिसने से हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो जाए, ठीक है। आप क्या करिए, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी और वो एस्केप आउट कर सकता है, तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर वाला है इसको हम बोलते हैं थर्मोनिक इमिशन, जो कि हम पढ़ेंगे कहां पर, जो कि हम पढ़ेंगे एक्सरेज, इसको बोलते हैं थर्मोनिक इमिशन, ठीक है। और कैसे तरीके से हो सकता है भाई, और भी हो सकता है, जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए, तो बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग फील्ड, इसको फील्ड इमिशन बोलते हैं, बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो इस जो प्रोसेस है या जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं क्या, फील्ड इमिशन। तो ये हो गया फील्ड इमिशन, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, और उनमें से भाई क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो एक ये भी तरीका है फोटो इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रॉन को आप रब करके निकाल सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को देने का प्रोसेस आप रब करके एनर्जी दे सकते हैं, आप टेम्परेचर इंक्रीज करके एनर्जी दे सकते हैं, आप बहुत ज्यादा फील्ड लगा के उसको खींच सकते हैं बाहर। और एक तरीका ये भी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि भाई जब लाइट, जो एनर्जी हम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो लाइट के फॉर्म में है, ठीक है। तो लाइट के फॉर्म में मतलब क्या है कि व्हेन लाइट ऑफ sufficiently small wavelength or sufficiently large frequency, दोनों एक ही बात है,
large frequency fall on a metal surface. Electrons are ejected from surface these electrons are called photoelectrons, and the phenomenon is known as photoelectric. एक तो बहुत सिंपल चीज है भाई, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है मेटल से। इलेक्ट्रॉन निकालने के बहुत तरीके हैं, जैसे मैंने बताया था, उसमें से एक तरीका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, कोई मेटल सरफेस तो लाइट गिराते हैं, अगर लाइट सफिशिएंट, उसकी लाइट कैपेबल हो, इसका मतलब कि सफिशिएंट स्मॉल वेवलेंथ या सफिशिएंट लार्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अगर लाइट कैपेबल है फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाने के लिए या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो लाइट जो है इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है। जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन उनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये लाइट के वेव नेचर, लाइट के पार्टिकल नेचर के थ्रू ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है, अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसमें अगर हम लाइट को एज अ वेव कंसीडर करें तो जो भी ऑब्जर्वेशंस है वो फिट नहीं बैठेंगे, मतलब ऑब्जर्वेशंस हम उससे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो लाइट का पार्टिकल नेचर ही इसको एक्सप्लेन कर सकता है। तो यहां पर आता क्या, ये particle nature of light can explain this. Of light can explain photoelectric. तो यहां पर पूरी मॉडर्न फिजिक्स में हम जो है लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसके पहले अगर वेव ऑप्टिक्स आप देखेंगे, अभी वेव पढ़ेंगे, उसमें जो लाइट को जब एज अ, उसका नाम ही है वेव ऑप्टिक्स, लाइट को जो हम वेव की तरह ट्रीट करते हैं, तो वहां पर भी बहुत चीजें हम देखते हैं जो कि लाइट के वेव नेचर द्वारा ही एक्सप्लेन की जा सकती है। अब मोटा मोटी बोले तो क्या कि भाई लाइट वेव है कि पार्टिकल है, तो लाइट कभी कभी तो वेव जैसा बिहेव करता है। अब जब लाइट वेव जैसा बिहेव करता है तो वेव के जो भी वेव जिस चीज को भी शो करते हैं, वेव क्या शो करता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब वेव जो है शो करते हैं। तो लाइट भी इन चीजों को शो करता है, ठीक है। और अगर लाइट को हम एज अ पार्टिकल ट्रीट करते हैं तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेसिकली लाइट है क्या, पार्टिकल है कि वेव है? तो आप कहोगे लाइट डुअल कैरेक्टर है, कभी कभी तो ये वेव जैसा बिहेव करता है और कभी कभी ये पार्टिकल जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो लाइट इज ऑफ डुअल कैरेक्टर। ठीक है, एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते भाई, लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है, कभी कभी ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है, कभी कभी वेव नेचर शो करता है। तो पार्टिकल नेचर का एक उदाहरण है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट हम आगे पढ़ेंगे और हम पाएंगे कि अगर हम लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट ना करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। इसका मतलब लाइट पक्का पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर हम इंटरफेरेंस में देखेंगे तो लाइट को अगर हम वेव ट्रीट ना करें तो इंटरफेरेंस को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसका मतलब वहां पर लाइट जो अपना वेव नेचर शो कर रहा है, यहाँ पर लाइट क्या कर रहा है, अपना पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, अभी कुछ टर्म है उनको देखते हैं, उनको दिमाग में रखते हैं या वो सीखते हैं। तो प्लैंक ने बताया गया कि जो लाइट होता है, यहाँ पर हमें पता है लाइट डुअल कैरेक्टर का है भाई, वेव नेचर, लाइट का जो वेव नेचर है वो कुछ चीजों को एक्सप्लेन करता है और पार्टिकल नेचर वो कुछ चीजों को एक्सप्लेन करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसमें एक चीज है, मतलब क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लाइट के पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है वो मैंने बता दिया कि भाई लाइट डालिए किसी मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ये लाइट के पार्टिकल नेचर से ही कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज आप अभी जान लिए, ठीक है। पहला कि जो है प्लैंक ने सजेस्ट किया कि जो लाइट होता है, कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है,
एनी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, कोई भी जलने वाली चीजें जो लाइट इमिट कर रही है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इमिट लाइट और एनर्जी इन डिस्क्रीट मैनर, ठीक है, डिस्क्रीट मैनर, नॉट इन कंटिन्यूस फॉर्म। डिस्क्रीट मैनर बोले तो पार्टिकल, और नॉट इन कंटिन्यूस फॉर्म। कंटिन्यूस फॉर्म बोले तो वेव जो है एनर्जी, हमें पता है वेव जो है वेव में क्या करती है, एनर्जी प्रोपोगेट करती है कंटिन्यूस फॉर्म में। मतलब अगर वेव कहीं से कहीं पास कर रही है या यहाँ पर वेव गिर रही है, यहाँ पर वेव गिर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एनर्जी कंटिन्यूस फॉर्म में गिर रही है। और यहाँ पर अगर हम पार्टिकल गिर रहा है तो यहाँ का मतलब क्या हुआ, ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल गिर रहा है। तो ये दो अलग अलग चीजें, ठीक है, ये दोनों अलग अलग बात है। अगर लाइट को हम एज अ पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं तो ये सीन दिखाई देगा, लाइट को एज अ वेव ट्रीट कर रहे हैं तो ये सीन दिखाई देगा। इसमें मतलब क्या है, इसमें जो एनर्जी इस चीज पे गिर रही है जो भी है, अगर लाइट को हम वेव एज अ वेव ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर हम पाएंगे कंटिन्यूअसली कोई एनर्जी का इस पे जो है एनर्जी गिरती जा रही है कंटिन्यूअसली। और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ क्या पा रहे हैं, छोटे छोटे पैकेट्स गिर रहे हैं, पार्टिकल गिर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लैंक ने सजेस्ट किया कि भाई जो कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है, या जो एनर्जी इमिट कर रहा है वो डिस्क्रीट मैनर में एनर्जी इमिट करता है, ना कि कंटिन्यूस फॉर्म में। और कंटिन्यूस फॉर्म क्या होता है, वेव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ चीजें लिख सकते हैं, जैसे क्या, पहला कि जो लाइट है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म होती है। लाइट इज इन फॉर्म ऑफ small packets, right, in the form of small packets of energy. Small light is in form of small packets of energy. इसको हम बोलते हैं, जो इन पैकेट्स को बोलते हैं उसको बोलते हैं क्वांटा। इसको बोलते हैं क्वांटा। लाइट इज इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं क्वांटा। ये जो स्मॉल पैकेट्स होते हैं बोलते हैं फोटॉन, ठीक है, क्वांटा या फोटॉन, ठीक है। लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। These packets are called photons, इनको बोलते हैं photons। तो लाइट जो है, जो हमारा लाइट होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होती है। क्वांटा मतलब क्या है, कोई चीज क्वांटाइज होती है। क्वांटा मतलब क्या है, जैसे लाइट जो है, मान लीजिए 10-10 कोई पर्टिकुलर लाइट है, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट है, जैसे मान लीजिए 10-10 पैसे के सिक्के हैं, तो क्वांटा फॉर्म में होती है। भाई एक 10 पैसे का सिक्का है तो दूसरा फिर से 10 पैसे का सिक्का, तीसरा फिर से 10 पैसे, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है। ऐसा नहीं 10 के बाद 10.01 आ जाएगा, 10.02 आ जाएगा, 10.03 आ जाएगा, कंटिन्यूस फैशन नहीं होती, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। तो मतलब कोई लाइट गिरी जैसे तो 50 पैकेट गिर गया या 100 पैकेट गिर गया, 500 पैकेट गिर गया, ऐसा कुछ समझ लीजिए। तो लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड दीज पैकेट्स आर कॉल्ड फोटॉन्स, इनको बोलते हैं फोटॉन्स, ठीक है। ये जो फोटॉन्स होते हैं ये सब आपको दिमाग में रखना है, और उसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ चीजें हैं ये आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। पहला, ये लाइट जो है छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होती है, एनर्जी के पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और इनको हम बोलते हैं क्वांटा या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स, ठीक है। स्पीड ऑफ फोटॉन जो होता है, स्पीड ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये सारे फोटॉन जो है लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, ये जो पैकेट्स होते हैं लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं फ्रॉम एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
कहीं से भी आप बैठ के देखेंगे, किसी भी फ्रेम पर बैठ के देखेंगे, फ्रॉम एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इन पैकेट्स की जो स्पीड होगी वो लाइट की स्पीड के बराबर होगी। ठीक है, इन पैकेट्स का, ये जो पैकेट्स है इनका एक डेफिनेट लीनियर मोमेंटम होता है और डेफिनेट एनर्जी होती है। तो जो फोटॉन्स होते हैं, ईच फोटॉन हैज डेफिनेट लीनियर मोमेंटम एंड डेफिनेट एनर्जी। ठीक है, तो हर एक फोटॉन का मोमेंटम फिक्स्ड होता है और हर एक फोटॉन का एनर्जी फिक्स्ड होती है। तो तीसरा पॉइंट हमें ये लिखना है, पहला क्या हुआ कि लाइट जो पैकेट्स के फॉर्म में होती है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होती है। इन पैकेट्स को क्वांटा बोलते हैं और या फिर फोटॉन्स बोलते हैं। ये फोटॉन्स जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि भाई ईच पैकेट या ईच फोटॉन हैज डेफिनेट लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी। ठीक है, तो हर एक फोटॉन की जो एनर्जी फिक्स्ड होती है। ईच फोटॉन, अगर कोई फोटॉन हमारा बंडल है, कोई पैकेट है, तो उस पैकेट की एनर्जी और मोमेंटम दोनों फिक्स हो गए। पैकेट की एनर्जी कैसे लिखते हैं? E इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। ठीक, E इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा या फिर एच डी। ठीक है, जहां पर न्यू क्या है, लाइट की फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है, लाइट की वेवलेंथ। ठीक है, तो हर एक पैकेट की एकदम फिक्स एनर्जी होती है। तो न्यू और लैम्डा आप समझ रहे हैं, न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और लैम्डा वेवलेंथ। ठीक है, और अगर आपने पढ़ा होगा वेव में तो इनको आप रिलेट कर सकते हैं। इनको कैसे रिलेट कर सकते हैं कि भाई लाइट की स्पीड c इज इक्वल टू v इज इक्वल टू लैम्डा होता है, तो ये है। ठीक है, वैक्यूम में देखेंगे तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा के बराबर। तो हर एक एनर्जी, हर एक फोटॉन की एनर्जी फिक्स होती है, वो इतनी होती है। यहाँ पर h क्या है, h को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। h को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक ने ही बताया सर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड। ठीक है, h को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। और इसका मोमेंटम कितना होता है, मोमेंटम को p से लिख रहे हैं, p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। अगेन h इज प्लैंक कांस्टेंट या फिर e बाई सी। तो अगर कोई लाइट है तो उसके पैकेट्स हैं, उन पैकेट्स की एनर्जी और उनका मोमेंटम फिक्स होता है। इसकी वैल्यू इतनी होती है। एक बार देख लेता हूं मैं। ठीक, तो इसको प्लैंक कांस्टेंट। तो अगर मान लीजिए लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वेवलेंथ भी गिवन है, तो फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक ही चीज है। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है मतलब वेवलेंथ, फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, दोनों एक ही बात। फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी कोई लाइट है तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है मतलब कि उसकी वेवलेंथ फिक्स्ड है, तो फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हर एक पैकेट का एनर्जी ऑफ, हर एक पैकेट की एनर्जी और मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम, एंड लिख लेते हैं, एनर्जी एंड मोमेंटम is fixed for all packets. क्या मतलब इस बात का मतलब क्या हो? इस बात का मतलब मान लीजिए हमारे पास एक लाइट है
या एक वेव है, या जो भी आप ले लीजिए, एक लाइट मान लीजिए, लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है 350 नैनोमीटर, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो दिखाई देते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक। तो इस मान लीजिए कोई भी, जैसे कहें कि लाइट है 500 नैनोमीटर की फ्रीक्वेंसी का, तो अगर आपको बता दीजिए 500 नैनोमीटर फ्रीक्वेंसी का लाइट है, तो लाइट किस फॉर्म में होती है, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं, तो लाइट छोटे छोटे पैकेट्स में फॉर्म होती है। तो 500 नैनोमीटर की जो लाइट है उसके जो पैकेट्स हैं, जो भी पैकेट्स हैं वो एक दूसरे से जुदा नहीं, मतलब कि सारे पैकेट्स की एकदम फिक्स एनर्जी है, सारे पैकेट का एकदम फिक्स मोमेंटम है, सब पैकेट्स एक जैसे, सारे ऑल द पैकेट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। एनर्जी एंड मोमेंटम इज फिक्स फॉर ऑल पैकेट्स, या बोल सकते हैं ऑल द पैकेट्स या ऑल द फोटॉन्स आर आइडेंटिकल फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी और गिवन वेवलेंथ, ठीक है, दोनों की बात है। तो लाइट अगर किसी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट है या किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट है, तो उसके लिए सारे फोटॉन्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। ये फोटॉन लड़ते भी, ये फोटॉन आपस में लड़ते भी, ठीक है। अच्छा, इनका एक चीज और है, इनका मास डिफाइंड नहीं है, हम कहते हैं भाई रेस्ट मास इसका 0, फोटॉन का मास अगर कोई बोले तो आप कहोगे रेस्ट मास इसका 0, ठीक है। इसका मतलब अगर फोटॉन समहाउ रेस्ट पे होता या रेस्ट की पोजीशन पे अगर जो मास कहते हैं, मास डिफाइंड नहीं है ऐसा समझ लीजिए, आप लिख सकते हैं कि रेस्ट मास ऑफ फोटॉन 0, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन 0, या मास यहां पर कोई कंसेप्ट नहीं, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0, ठीक है। ये जो है फोटॉन वो लड़ते भी हैं भाई, ये फोटॉन है, जब लाइट किसी पे गिरेगी, जैसे लाइट व्हाइट बोर्ड पर आके गिर रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो अभी हम बात कर रहे हैं इसका मतलब बहुत ढेर सारे छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट इस बोर्ड पे आके गिर रहे हैं। जब ये बोर्ड पे आके गिरते हैं तो कोलिजन में, ये बोर्ड पे आके गिरते हैं तो इसका एनर्जी का कुछ पार्ट इस बोर्ड पे गिर रहा होगा, ठीक है। या फिर कोलिजन बात करें भाई, ये हवा में जाके किसी पार्टिकल से लड़ गया, तो इन कोलिजन विथ मटीरियल पार्टिकल्स, in collision with material particles, ठीक है। अगर ये किसी से लड़ता है, अगर ये जो है फोटॉन किसी से लड़ता है, इन collision with material particles, मोमेंटम एंड एनर्जी को आप कंजर्व करवा सकते हैं, ठीक है। तो इन collision with material particles, मोमेंटम एंड एनर्जी मोमेंटम एनर्जी आर कंसर्न। ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, कभी भी हो सकता है ये लाइट आया, लाइट मतलब क्या है, अभी जो पढ़ रहे हैं इसका मतलब लाइट छोटे छोटे पैकेट्स हैं, छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स हैं, ये पैकेट्स जाके किसी दूसरे पार्टिकल को हिट कर देते हैं। मान लीजिए कि एक जो है पैकेट जाके हाइड्रोजन एटम को हिट कर दे रहा है, ठीक है। तो जब ये हाइड्रोजन एटम के साथ कोलाइड करेगा, जब ये पैकेट हाइड्रोजन एटम के साथ कोलाइड करेगा, चूंकि इस पैकेट की एक फिक्स एनर्जी है, इस फिक्स लीनियर मोमेंटम है, तो जब ये जाके हाइड्रोजन से कोलाइड करेगा तो उस सिस्टम की आप एनर्जी कंजर्व करवा सकते हैं, उस सिस्टम पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हैं। तो मोमेंटम एंड एनर्जी आर कंजर्व इन कोलिजन विद मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है। और कोई पॉइंट, ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखने, ठीक है। तो एक और चीज, अगर कोई आके गिरता है, अगर कोई आके गिरता है, when a photon, ये जो पैकेट किसी मेटल पे गिरते हैं या किसी सरफेस पे गिरते हैं, when a photon falls on a surface, तो अगर जब ये फोटोन की सरफेस गिरता है, जैसे मान लीजिए कि कोई ये लाइट आ रही, लाइट मतलब क्या है, बहुत ढेर सारे एनर्जी के पैकेट्स हैं, तो वो पैकेट्स इस बोर्ड पे गिर रहे हैं। तो अगर ये पैकेट्स इस बोर्ड पे गिरते हैं, तो जो बोर्ड के द्वारा प्रतिक्रिया होगी वो ये होगी कि या तो ये बोर्ड उस फोटोन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा या उस फोटोन को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देगा, कुछ एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि फोटोन, क्योंकि क्वांटा है मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट है, 10 पैसे का सिक्का है, वो 10 पैसा फिक्स्ड है, ठीक है। ना 10 से 11 हो सकता है, ना 10 से 5 हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक फोटोन गिरा इस बोर्ड पे और बोर्ड ने जो है उस 10 को 2 टुकड़ों में बांट के 5 अपने पास रख दिया और 5 पैसा रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं। या तो इधर इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द सरफेस और इट इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द सरफेस और कंप्लीटली रिजेक्टेड बाय द सरफेस, नो पार्शियल एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, ठीक है। तो व्हेन अ फोटोन फॉल्स ऑन अ सरफेस,
इधर it is completely absorbed by the surface or rejected by the surface. Or बहुत सिंपल बात है, नो पार्शियल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम एक फोटोन को ब्रेक डाउन कर दे, दो टुकड़ों में बांट ले, आधा टुकड़ा कोई रख ले, आधा टुकड़ा फेंक दे। जब भी ये रहेगा पूरे पूरे फॉर्मेट में रहेगा। 10 पैसे का सिक्का है तो 10 ही पैसा रहेगा। इस 10 पैसे को हम विभाजित डिवाइड नहीं कर सकते, एक फोटोन को हम तोड़ नहीं सकते। तो एक फोटोन अगर मेटल या किसी सरफेस पे गिरता है तो या तो ये बोर्ड उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेगा, पूरा एक्सेप्ट करेगा, पूरा 10 पैसा ले लेगा। अगर उसको नहीं लेना है तो पूरा 10 पैसा हटा देगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता उस फोटोन के टुकड़े कर दिए जाए, तो टुकड़ा करना पॉसिबल नहीं। इसीलिए इसका नाम ये क्वांटा, ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं इनको क्वांटा बोलते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं, इनका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद एक टर्म होता है इंटेंसिटी, क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे तो इस वजह से मैं डिफाइन कर देता हूं। यहां इंटेंसिटी से क्या समझते हैं, सारा टर्म है, अभी हम बस सारी चीजों को सीख रहे हैं। इंटेंसिटी, अभी तक इंटेंसिटी हमने वेव में पढ़ा ही है। इंटेंसिटी हम कैसे बोलते हैं, इंटेंसिटी को हम कैसे बोलते हैं, इंटेंसिटी इज एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, कि कभी भी कहीं पर भी एनर्जी का फ्लो हो रहा है तो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया से जितनी भी एनर्जी फ्लो होती है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज पर एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो यहां पर अगर हम मॉडर्न फिजिक्स बात करें या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बात करें तो यहां पर कैसे हम किसी चीज की इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे किसी चीज की इंटेंसिटी डिक्रीज कर सकते हैं। तो हाउ टू इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हाउ टू इंक्रीज इंटेंसिटी। और आपको इंटेंसिटी इंक्रीज करनी है तो क्या करना पड़ेगा, ए, ऑप्शन ए। अच्छा, फिर से एक बार कहते हैं कि भाई लाइट क्या होता है, लाइट छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, उनकी एनर्जी कैसे लिखते हैं, उनकी एनर्जी ऐसे लिखते हैं एच न्यू या फिर एस सी बाई लैम्डा। ठीक है, जहां पर न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, यहाँ एस प्लैंक कांस्टेंट है जो कि फिक्स्ड है। तो ये क्या है, एक बंडल, एक पैकेट की एनर्जी। ठीक है, तो अभी यहां दिख रहा है सारे पैकेट्स हैं, जैसे इस पे कितनी इंटेंसिटी आ रही है, तो इसके पर इस बोर्ड के 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने एनर्जी गिर रही है, तो हम कहेंगे कि भाई कितने पैकेट्स गिर रहे हैं। ठीक है, यहां पर पैकेट्स गिर रहे हैं तो उन पैकेट्स की जो एनर्जी है उसको हम बोलेंगे। अगर यहां पर क्या हो रहा है, लाइट गिर रही मतलब छोटे छोटे पैकेट्स गिर रहे हैं, छोटे छोटे पैकेट्स गिर रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई पैकेट्स का कैसे काउंटिंग करते हैं कि भाई इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया में यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी गिरेगी, मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 जूल की एनर्जी गिरती है, ऐसी मैं बात कर रहा हूं 2 जूल की एनर्जी, तो 2 जूल की एनर्जी गिरती है। इस 2 जूल की एनर्जी कंटिन्यूस फॉर्म में है नहीं, ये बहुत ढेर सारे पैकेट को मिलकर बना हुआ है। तो 2 जूल और डिवाइडेड बाई हर एक पैकेट की एनर्जी एच न्यू, या कह लो कि भाई यहां पर 2 जूल गिरता है यूनिट टाइम में, यूनिट एरिया पे 2 जूल की एनर्जी गिरती है, तो कितने पैकेट्स गिरे, तो वो तब हम डिसाइड कर पाएंगे जब हर एक पैकेट की एनर्जी हमें पता है। मान लो हर एक पैकेट की एनर्जी है 0.25 जूल, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होगा 0.25 डिवाइडेड बाई 25, तो ये कितना हो गया, 8 पैकेट्स गिर रहे हैं इस पे पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अगर हमें यहां पर, क्योंकि यहां पर पैकेट्स ही गिरते हैं, अगर इसमें हमें इंटेंसिटी बढ़ानी है तो क्या करें, 2 तरीके हमारे पास। एक तो नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ा दे, ठीक है, एक नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ा दे, भाई 8 पैकेट्स गिर रहे हैं, अब 10 पैकेट गिरे, तो एक तरीका ये हुआ कि बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स, बाय इंक्रीजिंग number of photons, keeping frequency constant, तो आप क्या करिए कि भाई अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है तो आप करिए फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखिए। ठीक है, हर एक पैकेट की एनर्जी को फिक्स रखिए, नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ा दीजिए, ज्यादा पैकेट्स गिरे। एक ये तरीका हो सकता है। बी तरीका है बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दी। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का मतलब क्या है कि आपने हर एक पैकेट, जो पहले 10 पैसे का एक पैकेट होता था, अब आपने उसको 20 पैसे का पैकेट कर दिया, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। क्योंकि हर एक पैकेट की एनर्जी कैसे डिसाइडेड है, एच इंटू न्यू। एच कांस्टेंट है, अगर आप न्यू को बढ़ा दोगे तो ये जो पैकेट की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो पहले आपके पास 10-10 पैसे के जो सिक्के थे और अब आपके पास 20-20 पैसे के सिक्के हो गए। तो आप कैसे कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी while keeping नंबर कांस्टेंट नंबर। और दूसरा ये दोनों मिक्सअप भी कर सकते, भाई दोनों ही कर दो। अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ा दो, हर एक पैकेट की एनर्जी भी बढ़ा दो, तो और सी बाय बोथ, ठीक है। तो ये दोनों करके भी आप कर सकते हैं। तो यहां पर इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है, समझ जाइए आप। या तो हर एक पैकेट की एनर्जी आप बढ़ा दीजिए, एनर्जी बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स उतने ही रखिए। पहले 10 पैकेट गिर रहे थे, अभी भी 10 पैकेट गिर रहे हैं। पहले 10 पैसे के 10 पैकेट गिर रहे थे, अब 20-20 पैसे के 10 पैकेट गिर रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। पहले 10-10 पैसे के 10 पैकेट गिर रहे थे और अब 10-10 पैसे के 20 पैकेट गिर रहे हैं, फिर से इंटेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। ये दोनों साथ में मिक्सअप कर सकते हैं। पहले 10-10 पैसे के 10 पैकेट गिर रहे थे, अब 20-20 पैसे के 20 पैकेट गिरेंगे। तो ये थोड़ी चीजें हैं, ये आपको समझनी पड़ेगी, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये आप समराइज कर लीजिएगा एक बार, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे।